तो मैंने चल गया था, थोड़ा बच्चे का खास ध्यान रखना है। एक का ध्यान रखा था, उसके पेट में इतना जोर से दर्द हुआ। एक्टिंग बड़े अच्छे करते हो तुम लोग, मस्त वाले। आज देखा मैंने, आज मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ, पता नहीं यार, दिखाता नहीं मैं तुम्हें। ये मोटे मोटे यहाँ से निकल कैसे, वो सारी कुर्सी गीली होगी मेरी। चलो आप आगे करते हैं। डी माइनस टी तक हमने कर लिया था। एक छोटा सा नोट लिखो इसके नीचे, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी तक हम पहुंच गए थे। इसके नीचे एक छोटा सा नोट लिखो, के माने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल्स इज इंफिनिटी। के यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल्स इज इंफिनिटी। हमें बाबू क्यों नहीं आए क्लास में कल? पेट में दर्द था। ये पेट में बड़ा दर्द हो रहा है आजकल। अभी आज एक और शिकार पकड़ा गया, पेट में दर्द था उसके लिए। के का फॉर्मूला बताइए जरा। अभी हमने कल परसों ही करा है बाबू साहब। नहीं कल परसों तो कल नहीं किया, उससे पहले किया जब आप आए थे। आदित्य बोलिए, के का फॉर्मूला कितने सारे लिखवाए हैं यार। एक बार लिखा था शुरुआत के चैप्टर में, उसके बाद लिखवाया था, और अभी एक दिन पहले कुछ और भी लिखवाया था। हाँ बोल बोल बोल, ठीक है। ई नॉट बाय ई, ये अभी परसों तरसों की क्लास में कराया। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। चेक करो है कि नहीं। है ठीक। अब एक बात बताओ, के हो गया ई नॉट बाय ई, और आप क्या कह रहे हो, के फॉर मेटल्स कितना, कैसे आ सकता है इंफिनिटी? ये इंफिनिटी कब आएगा? याद है इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी होती है मेटल्स में? 0। ई इनसाइड कितनी होती है? 0। अगर ई इनसाइड 0 होगा तो के की वैल्यू कितनी आएगी? इसको कहेंगे आर्टिकल, capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric slab between the plates. With dielectric slab between the plates. Capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric slab between the plates. आसान है, बहुत आसान है। क्या किया था आपने अभी इसमें? इससे पहले जब बीच में प्लेट्स के कुछ नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इनके बीच की दूरी डी, प्लेट्स का एरिया, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। ठीक, ये फॉर्मूले पढ़ा तो कुछ पढ़ा नहीं। एक आप पढ़ते हो Q इक्वल्स टू CV, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। अब आपने क्या कर दिया, अब आपने इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी। अब इसके बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी। ओह पेड़ा बनाएंगे, हाथ से बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी बीच में, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस वैसे जैसे हमने मेटल की डाली थी T, ये पूरा था D। अब आप देखिए डाइलेक्ट्रिक भी इफेक्ट तो शो करता है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस अपीयर होंगे, अभी कल ही कराया हमने, और यहाँ पर क्या अपीयर होंगे? तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। कितनी बनेगी? है कोई शेयर जो बता दे? अगर इक्वल होगी तो कैंसिल ना होगी क्या सर?
कल ही करने गए हैं। हाँ निखिल बाबू, न्यू ईयर को तो पढ़ने में अच्छा बच्चा, बच्चे तेरे साथ की तारीफ कर रहे थे, तो क्यों नहीं पढ़ के आया था? याद करो, अभी पिछले पेज में फॉर्मूला लिख के आया, K equals to E naught by E. Electric field in the absence of dielectric, electric field in the presence of dielectric is dielectric constant. पेज को खोलो, डाइलेक्ट्रिक वाला पेज खोलो, कल करवाया। नहीं, डाइलेक्ट्रिक जहाँ पर डाइलेक्ट्रिक समझा रहा था, तो आपने एक वो डायग्राम सा बनाया होगा, उसको चेक करो जरा, पीछे देखो, यहाँ आपने ऐसे ऐसे करके बनाया था ना, याद है? तो आपने देखा था इधर की दीवार पे सब पे नेगेटिव आ गया, इधर की दीवार पे पॉजिटिव आ गया, और बीच में पॉजिटिव नेगेटिव सारे कैंसिल आउट करते चले गए। तो यहाँ पर आपके पास नेगेटिव दीवार खड़ी हो गई और यहाँ पर पॉजिटिव दीवार खड़ी हो गई। इसकी वजह से इधर की तरफ क्या हो गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई। वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आई थी? आपने लिखा था E नॉट माइनस EP, कुछ लिखा था ऐसे करके। तो यार ये वही तो चीज हो गई, E इक्वल्स टू E नॉट बाय K। ये वही है सारा का सारा जो हमने उससे करा। रिवीजन नहीं करके आते तुम लोग, गंदे बच्चे। ये आ गया E नॉट बाय K। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ थोड़ा कलर कर देता हूँ इसको। ये जो हिस्सा देख रहे हो और ये जो हिस्सा देख रहे हो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E नॉट, क्योंकि ये तो बाहर वाली फील्ड है। याद देखो ध्यान से, आपने कितनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है? E नॉट। तो E नॉट कहाँ है? यहाँ पर E नॉट है और यहाँ पर E नॉट है, और इसके अंदर कितनी है? E नॉट बाय K है या नहीं? यहाँ E नॉट है, यहाँ E नॉट है। पिछला आर्टिकल खोलो जो आपने उसका करा कंडक्टिंग स्लैब वाला, उसमें आपने एक लाइन लिखी है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। लिखी है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। क्या लिखा है आपने? E नॉट इंटू D माइनस T लिखा है। फॉर्मूला कौन सा लगाया? वो वेद वाला। कितनी विड्थ अवेलेबल थी? अगर ये कंडक्टिंग स्लैब होती तो अंदर तो कोई नहीं होती इसमें। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होती और यहाँ पर होती। कितनी अवेलेबल है वहां पर? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E नॉट। और कितनी जगह में अवेलेबल है? D माइनस। अब की बार क्या फर्क आएगा? E नॉट कहाँ अवेलेबल है? ऑब्वियसली D माइनस T में, लेकिन यहाँ कितनी है? 0 नहीं है। यहाँ इतनी अवेलेबल है, कितनी विड्थ में? इतना सा फर्क आना है पिछले आर्टिकल में और इस आर्टिकल में, और कोई फर्क नहीं। फिर देख लो आराम से, कोई जल्दी नहीं मुझे समझाने की। देख लो फिर दोबारा से। ये जो भी कलर है, पर्पल है कलर, कौन सा कलर है? पिंक, सॉरी पिंक। इस पिंक कलर में यहाँ विड्थ अवेलेबल है E नॉट और यहाँ विड्थ अवेलेबल है E नॉट बाय K। और ये मैंने वेद वाला फॉर्मूला लगाया, E इज इक्वल टू V इज इक्वल टू E इंटू D, E इंटू। समझना दोबारा? समझना? सर दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर हमारे पास, एक कम इलेक्ट्रिक फील्ड है, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो हिस्सा बचा, ये कैपेसिटर आ गया मेरा, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल थी E नॉट पहले, सारे में। अब तुमने क्या किया, यहाँ एक डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया। डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट तो शो करते हैं पर कंडक्ट नहीं करते। चार्ज को इधर फ्री चार्ज अवेलेबल नहीं होते, प्लास्टिक है, माइका है। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, परसों मैं वीडियो देखा मैंने आज डाली, बेटा सब्सक्राइब तो करती नहीं। इनके टेस्टों में नंबर कहाँ से आएंगे? नहीं करा था तो पता होता कि मैंने डाली हुई है, देखते तो तुम हो नहीं। तो यहाँ पर कितनी अवेलेबल है? ना ये तो गलत बात है। ये E नॉट यहाँ पर कितनी है? ऑब्वियसली E नॉट, लेकिन अंदर इसके फील्ड कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो तुम्हारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अपोज करने वाली एक फील्ड और खड़ी हो जाएगी यहाँ। इस अपोजिंग फील्ड के कारण इसके अंदर नेट फील्ड K टाइम्स कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये फील्ड कहाँ अवेलेबल है? इतनी मोटाई में। ये विड्थ कहाँ अवेलेबल है? यहाँ और यहाँ। तो इसलिए, ठीक है, ये बोला लिखें।
वी हैव प्लेस्ड अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब. ये डायग्राम जो बना लेना, इसके बिना कोई फायदा नहीं. बनाए नहीं बनाए? बना लो. ये इसके बिना कैसे करो? कौन सा वाला? जो बीच में क्या होना चाहिए? प्लस. प्लस. अभी लिखना नहीं है वो, करवाऊंगा. अभी सिर्फ डायग्राम बना लो. कल हमने क्या देखा था? कंडक्टिंग स्लैब डालने से कैपेसिटेंस घट जाता है ना? चलो ठीक है, बढ़ता है तो बढ़ता है, बढ़ जाता है. मुझे लगा बढ़. कैसे लगा? हाँ देखो जी बाबू, कैसे घट जाता, बढ़ जाता? नहीं, यहाँ नहीं बात कर रहा. कल वाले कंडक्टिंग स्लैब में वो कह रहे हैं कैपेसिटेंस बढ़ जाता है. अगर हम बीच में कंडक्टिंग स्लैब डाल दें तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है. कैसे बढ़ जाता है? हाँ हाँ. फॉर्मूला क्या आया था लास्ट वाला? पिछला वाला कंडक्टिंग स्लैब सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट d माइनस नीचे क्या आया था? एप्सिलॉन नॉट टू एप्सिलॉन नॉट क्या आया था? d माइनस d माइनस. तो तूने उसके बजाय का नाम बदल दिया, एप्सिलॉन EP. अच्छा, फिर वो फॉर्मूला गलत बताया. बना दो इसका वीडियो, बना दो. हाँ, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T, और डिनोमिनेटर घट गया था तो वैल्यू बढ़ गई. चल आगे चलते हैं. डायग्राम हट गया, आगे लिखिए प्लीज. वी हैव प्लेस्ड अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब of width T between the parallel plate capacitor. ठीक है जी. आगे लिखो width available to field E naught. Width available to field E naught. Width available to field E naught is equal to क्या? D minus T. आगे लिखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. पोटेंशियल डिफरेंस नेक्स्ट लाइन में, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. देखना ठीक लिखा है क्या? E नॉट अवेलेबल है D माइनस टी में और E नॉट बाय K अवेलेबल है T. अब आपको कहाँ पहुंचना है? क्या निकालने का कैपेसिटेंस, यानी C तक पहुंचना है. कैसे पहुंचोगे? पिछले वाले में भी किया था आपने कुछ ऐसे. इसको किस में कन्वर्ट करूं? Q इक्वल्स टू CV वाले फॉर्मूले में डाल देता हूं. फिर क्या होगा? ये लिखना नहीं प्लीज आगे भी, मैं पहले पूछ के कर रहा हूँ. Q इक्वल्स टू CV, इसमें से C निकाल लो. C हो गया Q बाय V. अब बता क्या करूँ आगे? ये वैल्यू डाल दूँ V की वैल्यू. E नॉट क्या? E नॉट को लिख सकते हो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा को लिख लो Q बाय A एप्सिलॉन नॉट. और ये वैल्यू यहाँ डाल दो. ऐसे करो. चलो एक काम करता हूँ, B लिखता हूँ. E नॉट को पहले कॉमन ही ले लेना, D माइनस T प्लस, और E नॉट को अभी लिखना नहीं, बच्चे बता रहे हैं इसलिए कर रहा हूँ, शायद आए कि ना आए पता नहीं. D माइनस T प्लस T बाय K. अब क्या करूँ बोलो? एलसीएम ले लो. नहीं भाई, और बताओ क्या निकालने जा रहे हो? C. क्या निकालने जा रहे हो? C.
V की वैल्यू डालो, V की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, तो C कितना आ गया आपके पास, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट B माइनस T प्लस T बाय Q कट गया। इस कैपेसिटेंस को मैं C डबल डैश लिख लेता हूँ, क्योंकि आपने C तो लिखा था एप्सिलॉन नॉट A बाई D, C डैश लिखा था जब आपने बीच में कंडक्टिंग स्लैब डाली थी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं, तो कितना आया, ठीक ही निकाल दिया आंसर आपको, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई, लिखो और डिनोमिनेटर इसका भी कम हो गया, C डबल डैश इज ग्रेटर देन C। इससे ये पता लगा, क्या पता लगा, इससे ये पता लगा कि जब भी आप बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालें या कंडक्टिंग स्लैब डालें, कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा, कैपेसिटेंस तो बढ़े। और परसों हमें आया नहीं था, तो ये कह रहा था उस दिन कंडक्टिंग स्लैब वाले में D और T को हम बराबर कर देते हैं, तो हमने कहा नहीं, कैपेसिटेंस नहीं बनेगा। आज डाइलेक्ट्रिक को भी पूरे में भर के देखते हैं, आज डाइलेक्ट्रिक को भी पूरे में भर के देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ जरूर लिख लेना, कंडक्टिंग स्लैब डालो चाहे डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालो, कैपेसिटेंस में बढ़ना है। कैपेसिटेंस का बढ़ाने का ही मकसद है हमारा, छोटे छोटे कैपेसिटर ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं, हम तो यही चाहते हैं, है ना। हो गया हो तो हटा दो, चलो। लॉरेंस में तेरे बड़े चर्चा रहे हैं, बच्चे कह रहे थे कि बड़ा पढ़ाकू बच्चों में आने लगा कुछ, तो बच्चा कह रहा था मुझसे, क्या हुआ, मेरे क्लास में इंटेलिजेंट बच्चों में आता था कि यहाँ तो पास में, ऐसा क्या कर रहा है। मैथ्स के टेस्ट में कितने नंबर आए जो स्कूल में हुआ था, हाँ, और केमिस्ट्री वाले, केमिस्ट्री में भी नहीं गया, मतलब मैथ्स वाले दिन पेट में दर्द होता, टेस्ट वाले दिन, अच्छा, पेट के दर्द की भी टाइमर लगा रखे तुमने, हाँ जी, आपका सर आपने पिछली क्लास में ये बता रहे थे अगर T1 देख लो, हाँ वही आप अच्छा, वो मैंने ये बताया था पिछली वाली क्लास में कि अगर कैपेसिटर के बीच में मैंने पूरे में ही कंडक्टर भर दिया, कंडक्टर माने मैंने कॉपर का पट्टी फंसा दी इसमें पूरी बीच में, क्या होगा, यहाँ से चार्ज जाएगा, कॉपर कंडक्ट करेगा, आगे निकल जाएगा, कैपेसिटर तो रहा ही, कैपेसिटर रहा ही नहीं, बेकार हो गया। लेकिन आज हम डाइलेक्ट्रिक को डालते हैं, अब हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कैपेसिटर के बीच में पूरे में ही डाइलेक्ट्रिक की स्लैब भर दो इसके अंदर, ये देखो, ये पूरा डाइलेक्ट्रिक डाल दिया पूरे में। बेटा इधर ध्यान दिया करो, बातचीत मत किया करो, अच्छी बात नहीं है। कितना आया था C डबल डैश आपका, एप्सिलॉन नॉट A, अगर हम यहाँ पर जितना इसका D है उतना ही हम T भर दें इसमें, if D is equal to T या T is equal to D, तो ये दोनों कट गए आपस में, तो कैपेसिटेंस कितना आया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T बाय K, K ऊपर जाएगा, T को मैंने D लिख दिया, T को हमने, तो ये कितना आ गया। अब याद करो जिस दिन आपने पहली बार कैपेसिटर का चैप्टर लिखा था, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखा था पैरेलल प्लेट का, उसमें आपने लिखा था और नीचे लिखा था इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, तो कैपेसिटेंस विल इंक्रीज K टाइम्स। और आज आपको सबूत के साथ वो चीज बता दी गई है कि कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाए, यानी अगर मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई माइका शाइका भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो 5 है, मान लो 5 है, तो ये अब 5 गुना ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा। डाइलेक्ट्रिक डालने से, कंडक्टिंग स्लैब डालने से कैपेसिटेंस बढ़ता है। कंडक्टर को पूरा नहीं भर सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक पूरा भरा जा सकता है, और जब पूरा डाइलेक्ट्रिक भर देंगे
तो कैपेसिटेंस उतने गुना हो जाएगा, K टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये देखो। और K की वैल्यू 1 होती है एयर के लिए ऑलमोस्ट, बाकी सभी चीजों में K की वैल्यू 1 से बड़ी ही होती है, और जब 1 से बड़ी ही होगी तो कैपेसिटेंस ने बढ़ना ही। K की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, एयर के लिए 1 होती है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। बाकी 1 से बड़ी होगी तो कैपेसिटेंस ने बढ़ना ही है, घटेगा तो। वेन डी ग्राफ जनरेटर आपके जेई में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हम नहीं करेंगे उसको। हटा दूं? थ्योरेटिकली आपका चैप्टर तकरीबन खत्म हो जाएगा। अब जिनके पास एसएल है, न्यूमेरिकल करना शुरू कर लो। एक छोटा सा डालना हेडिंग, डिवीजन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, डिवीजन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कैपेसिटर्स। ये डायरेक्ट यूज कर लेना फॉर्मूले आप, हालांकि हमने न्यूमेरिकल्स में तो करे हुए हैं, पहले भी करा हुआ है हमने, लेकिन आपको अगर V1 निकालना हो तो क्या करोगे? हाँ याशिका जी, सीधा रूल है, जितना ओवरऑल बैटरी का वोल्टेज, इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इनटू इसका C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, सीधा निकलेगा, इसमें कोई वो मत करना, ये शॉर्टकट्स याद रखना, ऐसे दूसरे वाले को निकालना। कोशिश करो, बातचीत कम करो, एनर्जी बचेगी तो कुछ समझ में आएगा। एक और तरह के क्वेश्चंस आपको बुक में मिलेंगे, वो भी बता रहा हूँ। बता दूँ इसको? उसके भी पेट में दर्द हो गया तो आया नहीं, माहिर टेस्ट हुआ नहीं सर, आया तो है, बैठा हुआ है। टेस्ट में क्या होना? तूने कैसा दिया टेस्ट? अरे चिकू कैसा हुआ टेस्ट? अच्छा जगह तो है। देखिए जरा, हमने यहाँ पर क्या किया, दो अलग अलग तरह के डाई इलेक्ट्रिक्स को इसके बीच में भर दिया आपकी बात। उसको जिंदा करो बच्चे को, बेटा आ जाओ फटाफट। हाँ आ जाओ। एक तो तुम पीछे बैठते हो ना सोने के मारे, कल से तुम्हारी सीटें सबकी चेंज करूंगा, चिंता मत करो, बहुत मजे ले रहे हो। हमने दो तरह के डाइलेक्ट्रिक इसके बीच में डाल दिए, क्या होगा और नेट कैपेसिटेंस कितना होगा लिखो। इसका K1, इसका K2। हिंट हेडिंग न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल। मैं याद ही कर रहा था, इतनी मेहनत करके कुछ हुआ? तू माहिर किस चीज में? क्वेश्चन लिख रहा है, आंसर भी है। गणेश वालों की तरह तो नहीं करता तू, दो बार 3 बार क्वेश्चन लिख देता है। आए हाय ना आए, क्या हुआ? गणेश वालों के तो बेचारों को बुरे ही रहते। करें प्लीज।
ताकि तुम लोग सीधे बदल दूंगा, चिंता मत करो सारे ये जो चर्चा करते हो ना क्लास में बैठ के, ये तुम्हारे जो सखा बैठे ना साथ में, उनसे तलाक दिलवा दूंगा, दूर तो बिठा दूंगा अपने यहाँ। जब आप दो तरह के डाइलेक्ट्रिक्स को या डाइलेक्ट्रिक्स को प्लेट्स के बीच में डालेंगे तो क्या होगा, चार्ज इंड्यूस होंगे। हाँ जी सर वो माइनस ऊपर नहीं जाएगा उस लाइन पर? कहाँ पर? नहीं बैठ बैठ, उसके लिए क्लास में आना होता है, पेट में दर्द नहीं करवाना होता है। मैं बता दूँ, मैं अभी यही तो समझा रहा था। गंदा स्ट्रीट फूड खाते हो फिर तुम्हारे पेट में दर्द रहता है। देखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये प्लेट कैसी चार्ज है, पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ये हमने डाइलेक्ट्रिक में पढ़ा था। और यहाँ क्या इंड्यूस हो जाएगा, तो इस प्लेट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो नहीं रहेगा। मैंने भी क्या गलत बनाया सर? आपने नेगेटिव नीचे बनाया। सर मैंने ठीक बनाया, पता नहीं देखना यार गलत बना दिया है कुछ। फिर उससे क्या होगा, सर पॉजिटिव नीचे आएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव रिड्यूस करेगा, अच्छा फिर वापस पॉजिटिव आएगा, फिर negative। देखना है कुछ गलत बन गया क्या तो ठीक से रहेगा। समझ में नहीं आया, समझा भी समझा। बाहर पॉजिटिव है, इंड्यूस नेगेटिव करेगा अंदर, पर सर ने ना कह दे दूँ गलत बता रहे हो। ये कह रहा है जैसे आपने डायलेक्ट्रिक भरा है, इसमें भरा ना, सोच का करा करो। तो ये क्या करवा रहा है, पॉजिटिव प्लेट के सामने की तरफ कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, तो वो ये कह रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, पीछे की तरफ क्या छोड़ दिया, पॉजिटिव। इधर पॉजिटिव हो गया तो दूसरे वाले में क्या इंड्यूस हो गया, नेगेटिव। अभी नेगेटिव के सामने नेगेटिव पड़ा होगा। नेगेटिव सामने नेगेटिव इंड्यूस हुआ है। आप देखना कुछ ठीक सा लग रहा है, एक्चुअली में समझ ही नहीं पा रहे हो तो कहना क्या चाह रहे हो, क्या गलत कह रहा है बोलो। नहीं यार छोड़ दे, दोबारा दे। आपने एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया यार, दूसरे को छोड़ दो, भर दिया डाइलेक्ट्रिक। ये प्लेट कौन सी चार्ज की थी, वो पोलराइजेशन कर देगी, वो सब जो कल हमने करा। और यहाँ क्या इंड्यूस हो जाएगा, और यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ हो गया इंड्यूस। अब मैंने इसके ठीक बराबर में एक डाइलेक्ट्रिक और डाल दिया। अब जब ये पूरा का पूरा इंड्यूस कर चुका नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या खींच लेगा इसके, लीविंग बिहाइंड। और यहाँ प्लेट कौन सी, कुछ गलत कह रहा है बोलो सर स्पेस है इनके बीच में? नहीं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन तो होना ही नहीं है, कंडक्शन तो होना नहीं है कि यहाँ से चार्ज यहाँ जाएगा या यहाँ से चार्ज यहाँ जाएगा, वो सब तो कुछ होना नहीं है। चार्जेस इंड्यूस होने। और एक चीज़ नोट करते थे पहले हम, सीरीज में क्या चीज़ दिखते थे हमें, ये प्लेट पॉजिटिव, ये प्लेट उतनी नेगेटिव, ये उतनी पॉजिटिव, ये उतनी नेगेटिव। जब पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ता है तो हम क्या बोलते हैं इसको, सीरीज। यहाँ पे क्या दिख रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव तो जुड़ता है, देखना ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में दो तरह के डाइलेक्ट्रिक ऐसे भर दे, ऐसे एक प्लेट ये और एक प्लेट ये, तो ये दो कैपेसिटर्स सीरीज में हो जाएंगे। इसका डाइलेक्ट्रिक कितना है, इसका डाइलेक्ट्रिक कितना है, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और एक चीज, इसका पूरा प्लेट का ये कितना था, डी, एरिया कितना था, जरा ध्यान से देख के बताना। जब एयर होती है प्लेट्स के बीच में तो कैपेसिटेंस कितना होता है, जब डाइलेक्ट्रिक भरा होता है तो कितना होता है, K एप्सिलॉन नॉट A/2। K टाइम्स हो गया कि नहीं हो गया, K टाइम्स हो गया, ये भी K टाइम्स हो गया, ये भी K टाइम्स हो गया।
तो इसका कैपेसिटेंस कितना हुआ K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और इसका कितना हुआ K1 एप्सिलॉन नॉट K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। सही बोल रहा हूँ मैं? गलत बोला? D बाई टू। यस, देखिए एरिया तो उतना ही है प्लेट का, प्लेट तो उतनी बड़ी है, लेकिन थिकनेस कितनी हो गई आधी, तो D की जगह D बाई टू डाल। अब मैं इसको लिख देता हूँ। पहला कैपेसिटेंस कितना हो गया K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाई टू, और दूसरा कितना हो गया K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, और सीरीज में कैसे जोड़ती है चीजें? कर लोगे? लिखो। लिख लो और जोड़कर दिखा दो एक बार कि क्या है। कल से लड़कियां फर्स्ट सीट पे मत बैठना, मैं इन प्यारे बच्चों को आगे मिलाऊंगा सबको, उनके दिल के करीब ये मिटाऊंगा, उसको काव्य को यहाँ मिटाना है, मेरा मित्र पराग पार्थ यही आएगा। कल सब बच्चे आगे बैठेंगे कल से, और वो ठाकुर साहब कल से बिल्कुल यही बिठाऊंगा आप लोगों को बिल्कुल करीब। आप लोग तो लंबे दिख जाएगा कुछ। आ गया? आ गया कैलकुलेटर? अच्छा कैलकुलेट कर। तुम्हें ये समझ में आ गया डी बाई टू? ए समझ में आ गया? तो मैं ये वाला पोर्शन हटा दूं? ठीक, तो आपका ये आया होगा 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। ये सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आया फाइनली वो बता रहा हूं, d अपॉन देखो ये रिजल्ट आया। नहीं कर दिया ना, K1 प्लस K2 ऊपर नहीं पहुंच गया, तो उल्टा होगा। मैंने कुछ कर दिया। अच्छा ये 1/c था ना सर, तो c कितना आया? फिर एक काम करो, इस 2 को भी अंदर ही ले, क्योंकि ये किसका कैपेसिटेंस है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब बीच में क्या होती है एयर, और ये आ गया हमारे पास टोटल। तो K इफेक्टिव कितना आया इस केस में? 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये रिजल्ट एज इट इज आपको याद रखने चाहिए। किस केस में आया ये श्रुति जान? इस केस में आया, जब आधे में कुछ भर दिया और आधे में कुछ भर दिया। वो कई बार मजे लेने के लिए 3 भर देगा, K1 K2 K3, लेकिन ये याद रखना कि जब भी कैपेसिटर को बीच में से ऐसे आधा किया जाएगा तो दोनों सीरीज में बने, दोनों सीरीज में बने। सॉल्व हो गया बाबूदेव? हो गया कि नहीं? नहीं करा ना, आप छाप रहे हो। आपने सॉल्यूशन बोल लिया ही नहीं एलसीएम वगैरह, बोर्ड से क्यों कॉपी कर रहे हो? आपकी बात दूसरा एग्जांपल है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाओ। ये लो, आपके डाइलेक्ट्रिक इस तरीके से भर दिया। इसका ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव कौन से कॉम्बिनेशन में जुड़ते हैं? पैरेलल में जुड़ते हैं। ये देखो
ये प्लेट पॉजिटिव होगी तो ये भी पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी तो ये भी नेगेटिव होगी। तो कौन सा कॉम्बिनेशन आ गया? पैरेलल। और पैरेलल में C1 प्लस यानी K1 एप्सिलॉन नॉट A by D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A by D। तो K इफेक्टिव कितना आ गया? K1 प्लस K। क्या हो? ठीक आ गया ना? भगवान जी क्या गड़बड़ हो रही है इसमें? कितना होगा? D/2 होगा। एरिया आधा हो गया। पहले पूरी प्लेट थी, अब प्लेट आधी रह गई। D दोनों में बराबर है तो D सेम है, एरिया आधा हो जाएगा। सोते रहते हो, कुछ भी करा दो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार एरिया आधा होगा, पिछली बार D आधा होगा। छाप दिया था भाई ने तो। सर एक बार और explain। हाँ ऐसा है, ये दो प्लेट आएंगी ना, एक प्लेट ये आ गई और एक प्लेट ये आ गई। अब जब तू इसके बीच में यहाँ पर ये समझ ले दीवार खड़ी कर देगा तो प्लेट के आधे हिस्से में, ये प्लेट का एरिया यही है ना, मान लो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की प्लेट है तो 50 इधर आ गया, 50 इधर आ गया, तो प्लेट का आधा हिस्सा यहाँ रह गया, आधा यहाँ रह गया। लेकिन प्लेट की मोटाई की, दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी कितनी है? यहाँ भी D है और यहाँ भी D है। सिर्फ प्लेट आधी हो गई तेरी, आधी प्लेट एक जगह भरी हुई है, आधी प्लेट में दूसरा डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, इस तरीके से। एक लिखिएगा व्हीट स्टोन ब्रिज, गेहूं पत्थर ब्रिज। अंकल का नाम है, ऐसा कुछ नहीं, नाम पे व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या हो गया था गेहूं? नखून काट रहा था। पीटीएम थी, एक ही नाम है भाई, व्हीट स्टोन, अलग नहीं, हमने लिख दिया व्हीट स्टोन ब्रिज। बनाइए, करा होगा स्कूल में, किसमें करा? थोड़ा तेज, प्रैक्टिकल में क्या किया? थोड़ा सा हम समझा दें। हाँ हाँ गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? करंट की डायरेक्शन बताता है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या क्या करता है गैल्वेनोमीटर? करंट बताता है, मेजर नहीं करता। मैग्नीट्यूड बताता है। इट डिटेक्ट्स एंड मेजर्स स्मॉल करंट। डिटेक्शन और मेजरमेंट के काम आता है छोटे करंट से। तो जैसे सर्किट में अगर वो सुई उसकी हिल गई, इसका मतलब करंट वहां पर आया, तो थोड़े करंट्स को डिटेक्ट कर लेता है, एमीटर नहीं करता। समझ में क्या आया उसको? हाँ, बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस का मतलब क्या होता है? चलिए मैं भी पहले लाइन यही लिख रहा हूँ, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ये ब्रिज बैलेंस्ड कब कहलाएगा? आपने तो रेजिस्टेंस में करा होगा ना, हम कैपेसिटर में कर रहे हैं, रेजिस्टेंस में भी आएगा। आपने 5 बल्ब लगाए होंगे या 5 कुछ लगाए होंगे, जो भी आपने रेजिस्टेंस कराए होंगे। क्या किया? तो ऐसे बताओ, जैसे करके रहो। प्रैक्टिकल जैसी चीज समझ में नहीं आई तो फिर क्या समझ पाए? नहीं, पढ़ के नहीं आए, मजे ले रहा था। देखिए फिलहाल के लिए बता रहा हूँ, सिंपल ध्यान रखिएगा।
ये व्हीटस्टोन ब्रिज आपके रेजिस्टेंस वाले पार्ट में भी आएगा और कैपेसिटेंस में भी आएगा। अगर C1 और C2 का रेशो और C3 और C4 का रेशो बराबर आया तो ध्यान रखिएगा पोटेंशियल B पॉइंट पर और पोटेंशियल D पॉइंट पर कैसा हो जाएगा, सेम। करंट या चार्ज फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। अगर यहाँ भी पोटेंशियल और यहाँ पोटेंशियल सेम हो गया तो इस प्लेट पर कोई चार्ज नहीं आएगा, तो C5 विल रिमेन अनचार्ज। ये लगाओ मत लगाओ इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसे कहते हैं बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज। हालांकि कैपेसिटर्स में कम है आपके न्यूमेरिकल्स इसमें, उसमें ज़्यादा दे रखे हैं रेजिस्टेंस वाले में। वहाँ हम प्रूव भी करेंगे इसको कि कैसे हुआ। दूसरी चीज़ C1 और C2 और C3 और C4 के नाम ना बदलें, इसको इसी ऑर्डर में याद करिएगा। C1, C2, C3, C4 और ये C5 और ये ABCD भी मत चेंज करना। ये ऐसा था, ऐसे मान लो कन्वेंशन बना दिया हमने से, ऐसे याद रखना इसको कि जब भी C1 और C2 का रेशो C3 और C4 के रेशो के बराबर होता है, मान लो हमने इसको ले लिया 3 माइक्रो फैरेड, ये ले लिया 6, ये ले लिया 4, ये ले लिया 8, तो आप रेशो देख सकते हो दोनों का बराबर आ गया 1:2। ऐसे केस में ये C5 लगाओ मत लगाओ, ये किसी काम का नहीं है। इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं। ठीक है जी, तो आप इसको भूल जाइए, ये है ही नहीं। जब ये है ही नहीं तो C1 और C2 किस में आ गए, सीरीज में। C3 और C4 किस में आ गए, सीरीज में। जो इनका कॉम्बिनेशन आया वो इनके कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल रिजल्ट। ठीक है, लिख लीजिए कहीं पर, दो चीजें बोली गई है। और इसका मिलता जुलता एक और एनालॉग बता रहा हूं आपको मैं। ये शक्ल बनी हो या जो अब बता रहा हूं वो बनी हो, दोनों एक से ही, पहचानिएगा प्लीज। तो बढ़ के भी नहीं आ रहा, निकल चौकर बढ़ रहा है पक्का। बनाई तो ये भी लग गए। पहले सिर्फ वायर लगी हुई थी, ये नहीं था और ये नहीं था, तो तीनों पैरेलल में थे। बनाइए। ये C1 किस किस पॉइंट के बीच में लगा हुआ है, A और B। तो ये पॉइंट आ गया A और B, सॉरी B। C1 लगा हुआ A और B के बीच में, C3 किस किस के बीच में, A और D। तो A तो ये रहा, ये पॉइंट आ गया D। C4 D और C, और तो कुछ नहीं रह गया। और B किसके बीच में, B और वहां देख, क्या गिर गया, करो जल्दी जल्दी। ये दोनों शक्लें बिल्कुल एक सी। C3 दो बार 352 होता है बीच में, 2 सॉरी। B और C के बीच में, B और C के बीच में आ गया C2। ठीक, AD, C3 आ गया, AB के बीच में C1 आ गया। ठीक है,
चलिए आप एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। We have been provided with a large number of capacitors. We have been provided with, आपने बैलेंस वाले कहाँ बनाया? अच्छा होगा। We have been provided with a large number of capacitors, each of capacitance 1 microfarad. And which can tolerate microcoulomb, coulomb बोला मैंने, and which can tolerate 400 volt, 400 volt. How will we combine them? उनको हम कैसे combine करें? So that we use minimum number of capacitors to obtain a total capacitance to obtain a capacitance, total capacitance, to obtain a total capacitance of 2 microfarad, which can tolerate 1000 volt, 1000 volt. देखिए क्वेश्चन, समझिए कितने वैसे बताना चाहिए। कर हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स, सारे कैपेसिटर्स एक एक माइक्रोफैरेड के, बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, सारे कैपेसिटर्स एक एक माइक्रोफैरेड के। कहता है कितने सीरीज में लगाऊं, कितने पैरेलल में लगाऊं, ओवरऑल कितने कैपेसिटर्स यूज करूं ताकि कैपेसिटर का नेट आए 2 माइक्रोफैरेड, और मैं अब उन कैपेसिटर्स को 1000 वोल्ट तक टॉलरेट करवा सकता हूं। कौन समझना है? दोबारा देखिए, आपने एक कैपेसिटर लगाया, वैल्यू क्या है इसकी, और आपने इसको कितना टॉलरेट करवाना लास्ट में 1000। अगर मैंने इसको 1000 के अक्रॉस लगा दिया तो ये जल जाएगा, क्योंकि ये टॉलरेट कर सकता है 400। अब मैंने एक कैपेसिटर और लगा दिया, याद करो सीरीज में V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 ये सारा मिला के V के बराबर होता है, याद है? इन तीनों, चारों, पांचों, छहों के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उसका सम बैटरी के वोल्टेज के बराबर होता है। ये हम कई बार पहले भी कर चुके हैं। इसके अक्रॉस V आया, कितना? इसके अक्रॉस V आया, एक और लगा दिया, इसके अक्रॉस V आया, ये सारा मिला के किसके बराबर हो जाएगा? बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। अब सुनना, ये अकेला कितना झेल लेगा? अगर मैंने 2 भी लगा दिए, मुझे झिलवाना कितना टोटल, कितना टॉलरेट करना? 1000। अगर मैंने 2 भी लगा दिए, 400 ये टॉलरेट करेगा, 400 ये टॉलरेट करेगा, बट भी जाएगा तो 800 रहा। अभी भी गड़बड़ हो गया, नहीं समझ में आया, दोबारा से। अगर मैं यहाँ पर ये लगा दूं, इनका कैपेसिटेंस दोनों का बराबर है, कितना? नहीं, कैपेसिटेंस एक माइक्रोफैरेड का है, दोनों का कैपेसिटेंस बराबर है। वोल्टेज कितनी लगा रखी है? 1000। 500 इस पे जाएगी, 500 इस पे जाएगी ना, लेकिन ये तो 400 के बाद वैसे ही चल जाना है, ये बेकार हो गया फिर। तो मुझे, मैं 2 बिन लगा सकता, एक लाइन मुझे कितने लगाने पड़ेंगे? 3। एक लगा दिया, 2 लगा दिया, 3 लगा दिया। अब मैं इसके अक्रॉस अगर 1000 वोल्ट लगा भी दूं तो 1000 वोल्ट 3 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। 333, 333, 333, 333, 333। अब ये तीनों 400 से कम है, तो ये तीनों टॉलरेट कर लेंगे, झेल लेंगे क्या? ये बात समझ, एक लाइन में सीरीज में लगेंगे 3,
क्योंकि अगर एक लगाया तो 1000 वोल्ट जला देगा उसको, दो लगाया तो भी 500 आएगा, क्योंकि एक का टॉलरेशन लेवल कितना है 400, तो हमें 400 से कम ही रखना है, तो हमें कम से कम 3 लगाने पड़ेंगे। अब 400 से कम हो गया, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा भी। अब कितनी ऐसी रोज लगा दूं कि ओवरऑल कैपेसिटेंस कितना है 2, यही तो पूछा उसने। अब मैंने एक और रो ले ली, फिर ऐसे एक और रो ले ली, ऐसी कितनी रो में लगाता जाऊं कि इन सब का ओवरऑल नेट कैपेसिटेंस 2 आए। हाँ, सर 4 लगा दो, 2 रो बना दो। 4 लगा के 4 सीरीज में लगा दो और 2 रो बना दो। 4 सीरीज में लगा के 2 रो बना दो। हाँ। कैसे आ जाएगा बेटा? सुन ले मैं बता देता हूँ। ये 1 माइक्रोफैरेड है, ये 1 माइक्रोफैरेड है, ये 1 माइक्रोफैरेड है। इस ओवरऑल पूरी लाइन का कितना आया? ठीक है ना? इन तीनों का कितना है? इन तीनों का कितना है? अब 1/3 को कितनी बार ऐड करूं कि 2 आ जाए? 6 बार। तो 1/3 को कितनी बार ऐड करता जाऊं कि 6 आ जाए? n कितना आ गया? 18। यानी मुझे 3 एक लाइन में लगाने के बाद 6 रो बनानी पड़ेगी टोटल। तो मेरे पास कितने कैपेसिटर्स आ गए? 18। तो मिनिमम मुझे 18 लगाने पड़ेंगे एक के, तब इनका नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा? 2। सोच लो आराम से, जब आत्मा में उतर जाए तभी बात करें। स्टार्ट कैसे करें? ऐसे करें। शुरुआत में आप क्या करोगे? आप बोलोगे since one capacitor can tolerate 400 volt, we need to place 3 capacitors in series so that voltage या potential difference across each capacitor is less than 400, that is 333। ये हो गया? फिर एक रो का कैपेसिटेंस निकाल देना, 1/c इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 करके, तो c निकल आएगा 1/3। एक रो का निकल गया 1/3। ऐसे ही n रोज का निकल आएगा n 1/3 इंटू n, और वो नेट कितना आना चाहिए? 2। अरे ये क्या किया मैंने? सॉरी, अरे सॉरी, नेट कितना आना चाहिए? मैंने ध्यान नहीं किया। तो n कितने हुए? n क्या है? हाँ, बोल दिया करो ना यार, गलत लिख दिया तो। नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई? 6। एक रो में कितने? 3। टोटल कितने हो गए? 18। मुझे आंसर याद था ना, मैं वही उसी में करता चला गया। एक रो का नेट कैपेसिटेंस आया 1/3, रो का आया 2/3, 3 का आया 3/3, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो टोटल मेरी 6 लग गई रोज। एक रो का 1/3, 6 रोज का 2, नेट हो गया 18। हटा दो। एक और देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन और दिया हुआ है। C1, C2, C3, इनके वैल्यूज आपको दिए हुए हैं 2, 4 और 3। 2 माइक्रोफैरेड, 4 और 3। व्हाट इज द नेट कैपेसिटेंस अक्रॉस AB? व्हाट इज द नेट कैपेसिटेंस अक्रॉस AB? राशि का जब क्वेश्चंस हो जाते हैं तो बताने भी होते हैं।
हाँ भाई, ब्रह्मदत्त ग्लोबल पब्लिक स्कूल, बताओ जब। कांशु बाबू बोलिए, आंसर कुछ बन समझ में आया? सिक्स बाय, क्या बात है, लॉरेंस के बच्चे कमाल। सारे हीरे इतने अक्सर क्यों बैठते हो? गलत है बेटा। कितना? वेरी गुड, इसे भी वहीं बिठाया था अपने पास। बोलो बोलो बोलो, एक चीज नोट ही नहीं कर रहे तो साइड में वो जो लगा रखा वो क्या है? एक मेरा वो सूर्यांश प्रताप सिंह बता सकते हैं, बाकी लोग बस की नहीं। ओ सॉरी, ये देख रहे हो, ये क्या हुआ है? वायर से जोड़ दिया। दो प्लेट्स को वायर से जोड़ने का मतलब समझते हो? इस पर कुछ भी चार्ज हो, इस पर कुछ भी चार्ज हो तो सब बराबर हो गया। इसका मतलब ये, इसे कहते हैं शॉर्ट कर देना। इसे हमने शॉर्ट कर दिया। ये ऐसा ही है जैसे कल आप मुझसे शॉर्ट करवा रहे थे, बोले यहाँ लगा दो कंडक्टिंग स्लैब, ये करवा रहे थे तो आप शॉर्ट ही तो कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्ट जोड़ दिए तुमने। यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये पॉजिटिव और नेगेटिव तुमने डायरेक्ट ही जोड़ दिए। शॉर्टिंग बोलते हैं इसको। अगर शॉर्ट कर दोगे तो इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ही नहीं। सोच के देखो ना, मेटल्स आर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यहाँ सारे में पोटेंशियल एक सा, मान लो V डैश, और यहाँ भी सारे में पोटेंशियल एक सा V डैश। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो ये क्या करोगे लगा के? ये बेकार है तुम्हारे। अब जो दिख रहा है वो तुम्हारे सामने है, उसका रिजल्ट बता दो। 2 ये लग रहा, 3 ये लग रहा, 2 और 3 किस में आ रहे? 5 पैरेलल में आंसर आ गया। लिखिए, ये शॉर्ट बोर्ड करना लिख दें। नहीं, मैं नहीं बता, दिमाग ले रहा थोड़ा सा। तेरे पड़ोसी को भी नहीं आया इसका मतलब समझ में? इसको तो आ गया, तो बता दे फिर। आ गया? इसे शॉर्ट करना बोलते हैं दोस्त। कभी कैपेसिटर खरीद के लाए हो बाजार से? नहीं लाए हो? कैसे, क्या करता है वो? कंडेंसर कोई कैपेसिटर हो? हाँ, वो क्या करता है? जब तुम लाते हो तो क्या चेक वेक करता है उसे? हाँ, वाइट कलर का होता है, बस लेके उठा के ले आए, चाहे घर आके खराब निकल जाओ। है? हमें पता ही था राजा के बच्चे बैठे हैं। अच्छा, बात तो सही है। बोला इलेक्ट्रिशियन लगाया हमने क्या मेरा, बहुत बढ़िया। तो राजा साहब को भी इलेक्ट्रिशियन के पास खड़े नहीं होते कि भैया क्या कर रहे हैं? नहीं होते? क्यों राजा जी नहीं होते हो? चलो मैं टाइम काटा था, मेरा बेंच चालू है। देखो, जब भी आप कैपेसिटर लेकर आते हो ना, तो उसके पास 3 पिन प्लग होता है। वो उसके कैपेसिटर के तार लेता है और इन दोनों में डाल के निकाल लेता है, लाइव और न्यूट्रल में। इतनी देर में वो कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। इतनी देर में वो कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। अब वो उन दोनों तारों को ऐसे बिठा देता है, शॉर्ट कर। उसने क्या किया?
ये जो दो प्लेट्स थी ना, यहाँ वायर लग रहे होंगे, उसने इन दोनों को शॉर्ट कर दिया। और जब भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव को डायरेक्ट किसी तार से टच करोगे तो स्पार्क आता है। तो जैसे वो इसको ऐसे भिड़ाता है, टटाक से आवाज आती है, चट से आवाज आती है, जोर से शॉर्टिंग हुई, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर गया, इसे शॉर्ट करना बोलते हैं। और जब शॉर्ट करते हैं तो वो कैपेसिटर यूं कट से डिस्चार्ज हो जाता है, एकदम से डिस्चार्ज हो जाता है। ये क्या कर रहे हैं आप, इस प्लेट को और इस प्लेट को आपस में तार से जोड़ दिया। तार से जोड़ने का मतलब क्या, आपने शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट कर दिया तो एक बार स्पार्क होगा, उसके बाद इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, अब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं। डिस्चार्ज क्यों हुआ, बिजली क्यों कड़क के गिरती है नीचे की तरफ? पॉजिटिव से कम चीज कहाँ भागती है, नेगेटिव की तरफ, या नेगेटिव कहाँ भागता है, पॉजिटिव की तरफ, तो स्पार्क पैदा होगा इसके। मोटरसाइकिल में या स्कूटर में तुम्हारे स्पार्क प्लग लगता है, देखा तो कभी साफ सुथ करवाते हो, बारिश बरसात वगैरह में कई बार स्कूटी बंद हो जाती है, तो सबसे पहले वो स्पार्क प्लग होता है। क्या काम करता है स्पार्क प्लग? साफ तो करते हैं बेटा, पढ़े लिखे बच्चे की बात करेगा, पीसीए में रखिए, साइंस का स्टूडेंट साफ करते हैं उसे। वो राजा जी के बच्चे की बात मत करेगा, तू तो इंजीनियर का बच्चा, ये राजा साहब है तो बोले प्लीज क्या करते हैं? प्लग, प्लग होता है बस, खत्म हो गई। नाम से पता लग रहा है स्पार्क माने चिंगारी वाला प्लग। वो प्लग क्या करता है, वो चिंगारी पैदा करता है। वो प्लग चिंगारी पैदा करता है। आपके पेट्रोल इंजन में क्या काम होता है? पेट्रोल इंजन में क्या होता है? धमाके होते हैं, पढ़ा था ना पिछले साल, है ना? ये पढ़ा तो था मेरे को, मैंने पहले भी कहा। ये तो ये मोटरसाइकिल का है, ये पिस्टन होता है, ये इसके अंदर यहाँ चलता है। अब इसमें ऑयल नहीं है इतना ज़्यादा, तो ये ज़्यादा फ्रिक्शन के साथ ऐसे चल नहीं पाएगा, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर एयर और गैस का मिक्सचर आता है, एयर और पेट्रोल का, एयर और पेट्रोल का मिक्सचर आता है। अब उस एयर और पेट्रोल के मिक्सचर को जलाओगे भी तो, जलाओगे किससे? चिंगारी से। तो यहाँ पर एक लगता है स्पार्क प्लग, यहाँ पर वो स्पार्क प्लग क्या करता है, इसके अंदर चिंगारी डालता है। चिंगारी जैसे डालता है तो उसके अंदर धमाका होता है। जैसे धमाका होता है, ये जो पिस्टन होता है, यहाँ पर धमाका हुआ धाड़, तो ये पिस्टन किधर को भागता है? नीचे की तरफ। अब जैसे ही नीचे भागेगा, ये पिस्टन थोड़ी देर बाद यूं चलेगा। अब मेरे इस कोनी को देखो, ये हल्की हल्की गोल गोल घूमती नजर आएगी। ये देखो, ये देखो, तो ये पिस्टन तो चलता है ऐसे ऐसे, यहाँ पर जो रॉड लगी रहती है वो इस तरह से लगी रहती है कि व्हील को जोड़ देते हैं उससे, और ये व्हील ऐसे 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 घूमता है। सभी में यही होता है, गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो जो पेट्रोल से चल रही है, सबके अंदर स्पार्क प्लग लगे रहते हैं। स्पार्क प्लग। अब जो स्पार्क प्लग होता है, हमारे साथ के कुछ बच्चे थे बड़े बदमाश, स्पार्क प्लग आपने पढ़ा हुआ, एयर जो होता है इंसुलेटर होता है। स्पार्क प्लग छोटा सा स्पार्क डिवाइस होता है, यहाँ कुछ गोलाई सी होती है ऐसे, फिर यहाँ वो उसमें कुछ थोड़ा ऐसे 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 करके, और यहाँ एक रॉड सी, पता नहीं कैसे, एक और रोड होती है, नहीं ये नहीं, तुम समझो ऐसे समझो, उसके ऊपर ना इस तरह की पत्ती होती है, ऐसे समझो, ये स्पार्क प्लग। अब इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में इतनी जगह होती है, इतना तुम्हारा लोहे का स्केल जाता है इसमें, इतनी सी जगह होती है, लोहे का स्केल होता है, बस उसको ऐसे करके ऐसे डालो तो इतनी सी जगह होती है इसके बीच में। अब यहाँ स्पार्क पैदा होता है, मालूम है इसमें कितनी वोल्टेज बनती है? कई हज़ार वोल्ट बनती है इसमें, कई हज़ार वोल्ट पैदा होती है इसके अंदर। क्यों? इसके बीच में क्या है? एयर। और एयर क्या होती है? इंसुलेटर। अब आप एयर में से किसी भी चार्ज को कंडक्ट नहीं करा सकते। अगर कंडक्ट कराना है तो बहुत सारा पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करना पड़ेगा। तुम देखते हो ना, बिजली कड़कती है, आसमान में बहुत सारा, मान लो ये कोई क्लाउड है, उस पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये पहाड़ आ गया, इसके ऊपर क्या इंड्यूस कर दिया इसने? तुम्हें क्या लगता है वैसे गिर जाएगी? ऐसा हो रहा हो तो तुम्हारे घरों में रोज गिर रही होगी, होता है ऐसा। यहाँ से यहाँ पर चार्ज इंड्यूस करना, उसके बाद फिर ये स्पार्क का नीचे आना, इसे तो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इसे तो क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं इसको, क्योंकि बिजली गिर गई नीचे की तरफ। तो ये क्या हुआ है? ये सारी एयर है यहाँ पर बीच में। एयर क्या होती है? इंसुलेटर। उसके बावजूद वो यहाँ से यहाँ आ जाती है, स्पार्क की शॉर्टिंग हो गई एक तरह से, जैसे आपने कोई तार लगा दिया थ्रू एन इंसुलेटर। तो सोचो कितने हज़ार लाख वोल्ट इसके अंदर अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता होगा, यहीं पे हज़ारों में हो जाता है। हमारे साथ के बच्चे बहुत सारे क्या बदमाशी करते थे, इनको पता नहीं था, ऐसे ही ये बेचारे बच्चे हैं, ऐसे को पता नहीं, गाय से बच्चे हैं, बोले साफ करना है, तो स्कूटर में क्या करते थे, स्कूटर का स्पार्क प्लग हाथ में दे दिया, बोला पकड़ खड़ा दे जरा, अब वो बदमाश किक मार देता था। अब जैसे ही वो किक मारेगा, इसके बीच में स्पार्क पैदा होएगा,
वहाँ गिरेगा जाके धड़ाक से। बहुत ज़बरदस्त शॉक लगता है, ज़बरदस्त शॉक लगता है। लगा है करा कुछ रूप से पीसीएम का स्टूडेंट है नहीं। साफ नहीं कर रहा था और वैसे बाइक का साफ ऑन नहीं आ करा रहा है। वो जैसे उसको ऑन करा यहाँ ना फिर वो फिर कुछ और का झटका है। नहीं सर वही नहीं, ये किक मारने से बैटरी से नहीं होता। जब आप किक मारते हैं ना इसमें, तब आप स्कूटर के अंदर इस तरह का स्पार्क पैदा होता है। ये स्पार्क ही पेट्रोल को जलाता है, और पेट्रोल जैसे ही जलता है ना तो पिस्टन के ऊपर, जैसे ये पिस्टन है, तो यहाँ जब धमाका होगा तो फोर्स लगेगी पिस्टन के ऊपर, यूँ तो पिस्टन यूँ जाएगा नीचे की तरफ। अब यूँ जाएगा, यूँ जुड़ा हुआ है, फिर पिस्टन ऊपर को आएगा, फिर धमाका होगा, फिर यूँ, फिर नीचे जाएगा। इतना तो पढ़ते हुए थोड़ा बहुत कि 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल होती पहले, तो पहले यामाहा आया करती थी, एक बुलेट आया करती थी, ये सब 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल्स होते हैं। इतना तो पढ़ा करो कम से कम अंग्रेजों, कल को जाके ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बन जाओगे। 2 स्ट्रोक का मतलब होता है दिस इज 1 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक्स, ये 2 स्ट्रोक हो। तो एक बार फ्यूल बर्न हुआ तो ये 1 और 2 बार जल जाएगा। अब फिर फ्यूल बर्न होएगा, फिर 1 और 1 फिर 2, तो 2 फ्यूल 2 बार हो गया। उसके बाद 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल, जो मैं स्कूटर चलाता था पहले, वो होता है प्रिया स्कूटर आता था, बजाज चेतक आता था, उस टाइम वो आया, वो 2 स्ट्रोक होते थे। अब जितने कम स्ट्रोक का स्कूटर होगा उसमें ताकत बहुत होगी, उसमें बहुत ताकत होती है। वो 2 व्हीलर के लिए नहीं, उसमें 4 आदमी बैठ के 5 आदमी बैठ के खींच लो तो भागता है वो गोली की तरह, उसमें बहुत ताकत होती है। क्योंकि हर 2 स्ट्रोक के बाद क्या हो रहा है, फ्यूल जल रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी कम है, लेकिन उसमें ताकत बहुत है। अब जो तुम मोटरसाइकिल यूज़ करते हो, जो लाते हो यहाँ पर, वो 4 स्ट्रोक की है, उसमें 1, 2, 3 और 4। अब धमाका होएगा, तो ऑब्वियसली पहले 2 स्ट्रोक के बाद फ्यूल जलता था, अब 4 के बाद जलता है, एफिशिएंसी डबल। हमारे स्कूटर से अगर 25 की एवरेज तेरे 20 की, तो तुम्हारी मोटरसाइकिल 40-50 कर देती, ये फर्क हो गया। लेकिन ताकत पहले से कम हुई है। अब ताकत बढ़ाने के लिए वो फिर इंजन का साइज बढ़ा देते हैं। पढ़ते हो ना, इतने सीसी की मोटरसाइकिल ले गए, पता कुछ नहीं सीसी क्या है, और 350 सीसी की लाया, बुलेट लाया। क्या है सीसी? सीसी माने सेंटीमीटर क्यूब। ये जो सिलेंडर आप देख रहे हो जिसके अंदर ये पिस्टन चलता है, उसका साइज उसे सीसी बोलते हैं। और जितना बड़ा साइज होता है उतना ज़्यादा ऑब्वियसली पावर जनरेट करता है, उसके अंदर फ्यूल वगैरह सारा क्या चीज़। ये तो मोटरसाइकिल का सिर्फ 4 स्ट्रोक है। 4 स्ट्रोक की मोटरसाइकिल नॉर्मली 100-110 की सीसी की 100 की होती है, नॉर्मली 100 से नीचे रखते हैं। चल अगला क्वेश्चन। बेटा इंजीनियर बनना चाह रहे हो तो कुछ थोड़ा बहुत सीखा भी करो, जानने की कोशिश भी क्या करो चीज़ों। फिर कहते हो मोदी जी ने बेरोजगारी बढ़ा दी, अबे तुम्हें कुछ आता ही नहीं, तुम्हें लेगा कौन? हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण यही है कि बच्चों को कुछ आता ही नहीं है। जो बच्चे तुम्हारे आसपास अभी वो पढ़ के आए होंगे ना, इंजीनियरिंग करके आए होंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उनके हाथ में वर्नियर कैलिपर देना, बोला इसकी पेन की मोटाई नाप दे, डायमीटर नाप दे, देखो कितना पता लग जाएगा उसको। वर्नियर कैलिपर तक यूज करना नहीं आता, तो कहते हैं नौकरी नहीं मिलती। अबे नौकरी कौन देगा, तुम आता क्या तुम्हें? बेटा ये आदत शुरू से डालो, जो चीज सीख रहे हो ना अच्छे से सीखो, समझने की कोशिश करो। सब लोग तो राजा के बच्चे नहीं हो ना, कुछ हैं ना सीखे। भाई की जमीनें बिकी हुई, अब क्या कर सकते, मोटी जमीनें बेच रखी है, करोड़ों में खेल रहा है। बचपन में मम्मी ने इसके डायपर भी नहीं बांधा, तो 500 का नोट बांध दिया करती, 4-500 का नोट बांध दिया, 1000 डे वाले बड़े लोग हैं। मैं जानता हूँ इसको बचपन से, बड़े लोग हैं भाई, ये बड़े लोगों के बड़े चोचले। चल कर ले जल्दी से, आज तेरा राज खोल दिया मैंने सारे। मम्मी को वीडियो भेज तो दूंगा, भेज दो ना, डर तो नहीं है कोई, डर नहीं लड़के को। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा।
ये कुछ, हाँ आज क्वेश्चन, ये कुछ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, बेटा इतना खूबसूरत कैसे बना लेते हो? थोड़ा सा गंदा बनाओ तो समझ में आ रहा है। ये कुछ इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बनाए गए हैं जो कि एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये सारे पैरेलल हैं। ये क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, कह रहा है व्हाट कैन यू से, क्वेश्चन लिख लो पूरा, व्हाट कैन यू से अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट कैन यू से अबाउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? अच्छा, अब थोड़ा दिमाग में इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस को याद करो। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस वो होते हैं जिन पर पोटेंशियल सेम है। इस पूरी ब्लू लाइन पर सारे पर पोटेंशियल 10 ही है, इस पर पूरे पे 20 ही है, इस पर पूरे पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। सही है? तो अगर मैं यहां से ऐसे परपेंडिकुलर लाइन डाल दूं तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यहां से ये हो गई डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या बनाया हमने? ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, नीचे ले जाओगे तो ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्यों ये परपेंडिकुलर इधर ही क्यों बना दिया, इधर क्यों नहीं बना? वेरी गुड। जिस तरफ पोटेंशियल कम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन होती है। याद करो क्या फॉर्मूला लिखा था? और नेगेटिव साइन बताता है कि जिस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज करता है इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरफ होती है। तो इसीलिए हमने ये डायरेक्शन इधर को बनाई। थोड़ी डायरेक्शन अभी और भी बताएंगे, एंगल शेंगल देख के बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? चेंज इन पोटेंशियल अपॉन डी आर। कोई भी दो सरफेस उठा लो, कोई भी दो उठा लो। ये एक ले लिया मैंने, ये दूसरा, इनको ही उठा लो। इसका पोटेंशियल 10, इसका पोटेंशियल 20, और ये डाल दिया हमने परपेंडिकुलर। क्या करना है हमें? इन दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है? 20 माइनस 10। तो ये तो मिल गया मेरे को। और इन दोनों में दूरी कितनी है? ये लाइन की और लेंथ बता दो कितनी है। ये लेंथ कितनी है? 10, ये सॉरी एंगल पॉइंट कितना? 10 सेंटीमीटर। ये कितना है? 20। तो ये कितनी हो गई? ये 10 हो गया। हो गया। ये एंगल कितना है? 60। ये एंगल 30 है तो ये एंगल हो गया 60। ट्रिग्नोमेट्री लगाओ और ये निकाल दो। एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये वाला हो गया बेस, सॉरी ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये क्या हो गई? बेस। एंगल निकालो कितना है? ये बताओ कितना है? ये कितना है? नहीं पूरा बोल दो, क्या कैसे निकाला? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज cos 60। cos 60 कितना होता है? तो आपका ये निकल आया। हाइपोटेन्यूज कितना है? 10। तो बेस निकल आया। तो ये आ गया 5। 5 क्या? 5 क्या? सेंटीमीटर। अब किसमें आ गया? ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। बेस बी साइड में कैसे है? एंगल के परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos 60 1/2। हाइपोटेन्यूज दे रखा है 10, 5 ही आ गया।
ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकला है, लिखिए इसको। एंगल कैसे दोगे? एंगल भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो दोगे ना, बताइए कहाँ आपने अभी तक। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रही है ना। ये एग्जाम में आएगा तुम्हारे, पक्का बता रहा हूँ। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत मतलब लगातार आता है हर साल कहीं ना कहीं। घड़ी भी लग गई, वो टाइम ही सीखता है। जल्दी करो तो मैं हटा के एक और क्वेश्चन कराना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर हटा दूं? आज और छोड़ रहा हूँ तुम, अगली क्लास में मौका मत दो। आज और एक दिन और छोड़ कर देखो, पढ़ ले, आधा घंटा लगता है उस पर। चीज़ों को लिख ले, कब करेगा? फिर इकट्ठा हो जाएगा ना बहुत सारा, फिर तू परेशान होएगा बाद में। टाइम नहीं है। टाइम नहीं है ज़्यादा, वर्कलोड बहुत है। अच्छा राजा राजा बाबू की राजा बाबू, कोई बात चल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 मिनट के लिए बस अपनी बातचीत को और बंद कर लो, बनाइए। ये 3 मेटल के शेल्स हैं, शेल्स। इसका रेडियस A, इसका B और इसका बड़े वाले का C। ऊपर लिख लेना मेटेलिक शेल, ऊपर लिख लेना मेटेलिक, लिख लो, बना लो मेटेलिक शेल। और इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा। तीनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है। इनके स्फीयर्स के नाम भी हमने ऐसे ही कर लिए, जैसे इनके ABC नाम दिए। ये 3 स्फीयर्स हमारे पास कंसेंट्रिक हैं, एक ही सेंटर वाले हैं। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ 3 शेल्स A, B, C। तीनों शेल का पोटेंशियल निकालिए, तीनों शेल्स का पोटेंशियल निकालिए। याद है, पहले भी हमने करा हुआ है। ग्राफ याद आया कि यहां से बाहर ग्राफ कैसा जाता है? ऐसे। शेल बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है? और उसके अंदर, यानी जो सरफेस पर है वही अंदर है। अब आपको पोटेंशियल निकालना है A शेल का, B शेल का और C शेल। तो क्या कोशिश करो, ईमानदारी से कोशिश करो, थोड़ा सा निकलेगा, आंसर निकलेगा। कितने हुए भी तेरे वो? गिने नहीं, अनगिनत कर दिए। क्वेश्चन कर रहा है आजकल ये ना IIT के, तो वो पूछता रहता है आपके अच्छी वर्मा पूरी चार्ट की है। DC पांडे तो खत्म हो तो पहले दिन ही खत्म कर दी। मैं ये आंसर दिया तेरे को मैंने। अब निकाला C का आ गया। C का बोलो क्या है?
सी का बोलो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाय सी माइनस बी स्क्वायर बाय सी प्लस सी। आप पे मारोगे नहीं, बैठे रहोगे तो फिर तो भैया बैठे रहो। सुनो, क्या ए शेल इन दोनों के अंदर नहीं है? चलो एक काम करते हैं, ध्यान से देखना प्लीज। 2 मिनट लगाओ, बस 2 मिनट, थोड़ा सा और टाइम लूंगा। सी पॉइंट पर ये भूल जाओ कि ए और बी हैं भी, सोचो सिर्फ ए की शेल है सी। सी शेल पर कितना वो है चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना होगा के क्यू बाय आर, यही होगा। इसकी वजह से यहाँ कितना होगा के क्यू बाय आर, 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 होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि अंदर पोटेंशियल कैसा रहता है कांस्टेंट। हमें नहीं पता ए भी कुछ दिया हुआ है, बी भी कुछ दिया हुआ है, हम सिर्फ सी को पकड़। सी की वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना है के क्यू बाय सी। क्या ये ठीक लिखा है? अब सोचो, अब क्वेश्चन करो। सिर्फ सी शेल है, कौन सी? सी। यहाँ पोटेंशियल बताओ कितना आएगा? के क्यू बाय आर, मतलब इसका रेडियस सी। यहाँ कितना होगा? सेम ही होगा। तो अगर मैं केवल इसको ले लूं तो क्या निकाल रहा हूं? पोटेंशियल एट ए। तो इसका पोटेंशियल यहां भी नजर आएगा, कितना होगा? ठीक लिखा। चार्ज किसका है? चार्ज किसका है? सी का। मैंने बताया, दिखाएंगे। पहले मुझे ये बताओ, ये समझ में आएगा? उसे छोड़, उसे छोड़। बाहर वाली शेल ले ली, शेल बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज। तो इसका यहाँ पर पोटेंशियल कितना आया? के क्यू सी बाय सी। अंदर कितना हो? तो सी की वजह से ए पर पोटेंशियल कितना आ गया? के क्यू सी बाय। अब बी को पकड़ो, बी पर यहाँ पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बी बाय बी, और वही इस पर भी होगा। और सिर्फ इसके वजह से कितना होगा? एक छोटी सी कमी रहेगी इसमें, एक छोटी सी कमी रहेगी। एक कमी ये रहेगी, इसकी चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव, इसकी नेगेटिव, इसकी पॉजिटिव। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज है। ये आ गया पहले वाले का पोटेंशियल एट ए। कल करेंगे बस, इतना इतना है उतना नहीं। हाँ सर इसमें लास्ट में के क्यू देखना है तो यही होता है, थोड़ा लाइन काम करने की चीज। ओह सॉरी, ठीक है।